नमस्कार साथियों, हमर कृषि यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पपीते में होने वाली एक वायरस बीमारी के बारे में। वैसे तो पपीते में 3 महत्वपूर्ण वायरस की बीमारियां हैं, जैसे कि मोज़ेक, लीफ कर्ल और रिंग स्पॉट। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिंग स्पॉट के बारे में। साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके लक्षण के बारे में, फिर इसके रोग कारक के बारे में, उसके बाद इसके फैलाव के बारे में और आखिरी में हम बात करेंगे इसके प्रबंधन के बारे में। तो साथियों, वीडियो में बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, पपीते में यह बीमारी जिसे रिंग स्पॉट कहते हैं, यह एक वायरस से होती है और इससे नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। इससे नुकसान 30 से लेकर 100% तक हो सकता है। बीमारी के लक्षण फल, पत्ते और तने में दिखाई देते हैं। फल में इस प्रकार से हल्के हरे रंग के रिंग्स बनते हैं, मतलब जो स्पॉट्स बनते हैं वे रिंग में होते हैं। लेकिन शुरुआत से ही ऐसा नहीं होता। जब इस बीमारी की शुरुआत होती है तो इस प्रकार से छोटे छोटे वाटरी स्पॉट्स बनते हैं। ये गाढ़े हरे रंग के इस प्रकार से जो स्पॉट्स आते हैं इसे वाटरी स्पॉट्स कहते हैं और ये वायरस के कारण होता है। धीरे धीरे इसका आकार बढ़ते जाता है और ये रिंग का रूप ले लेता है। पत्ते में इस प्रकार से मोज़ेक बनता है और पत्ते में पीले रंग के धब्बे बनते हैं। धीरे धीरे पूरा पत्ता पीला हो जाता है, पत्ता मुड़ने लगता है और जो नए पत्ते आते हैं उनका आकार छोटा हो जाता है। कभी कभी पत्तों में इस प्रकार से गहरे हरे रंग के भी स्पॉट्स बनते हैं। तो साथियों, इन सभी लक्षण के द्वारा हम इस बीमारी की पहचान कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके रोग कारक के बारे में। पपीते में रिंग स्पॉट बीमारी पपाया रिंग स्पॉट वायरस के कारण से होता है और इसमें आरएनए न्यूक्लिक अम्ल होता है। वायरस का आकार इस प्रकार से रॉड शेप का होता है और यह वायरस एक पौधे से दूसरे पौधे में एफिड के द्वारा फैलता है। एफिड के द्वारा यह वायरस कैसे फैलता है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। मान लीजिए कि यह एक बीमार पौधा है, यह एफिड है और यह स्वस्थ पौधा है। इसमें वायरस नहीं है और इसमें वायरस उपस्थित है। इसके अलावा यह वायरस दूसरे खरपतवार में या फिर दूसरे पौधों में, जैसे कि कद्दू वर्गीय पौधे, उसमें भी उपस्थित हो सकता है। जैसे हम लोगों ने पपीते का खेत लगाया है और हमारे खेत के आसपास कुछ ऐसे पुराने पपीते थे जिसमें यह वायरस उपस्थित था, या फिर आसपास कुछ ऐसे घास थे या कद्दू वर्गीय पौधे थे उसमें वायरस उपस्थित था, या फिर जो हम छोटे छोटे पौधे लाए हैं उसमें भी वायरस उपस्थित हो सकता है। तो हमारे खेत में अब बहुत सारे पौधे हैं, उसमें से कुछ पौधों में वायरस पहले से उपस्थित हो सकता है, या फिर आसपास के खेतों में पहले से जो पेड़ थे उसमें यह वायरस उपस्थित हो सकता है। उसके बाद ये जो एफिड है, जो एक कीड़ा है, यह संक्रमित पौधे को पहले खाता है। उसके बाद यह वायरस इस पौधे से इस एफिड में चले जाता है। उसके बाद जब यह एफिड हमारे स्वस्थ पौधों को खाता है तो उस समय यह वायरस एफिड से निकलकर हमारे स्वस्थ पौधे में चले जाता है। उसके बाद हमारा ये स्वस्थ पौधा बीमार हो जाता है क्योंकि इसमें वायरस का संक्रमण हो चुका है। इसी प्रकार से ये जो एफिड हैं वे हमारे खेत के दूसरे पौधों को खाते हैं और पौधे संक्रमित हो जाते हैं। इसी प्रकार से यह वायरस एक पौधे से या फिर खरपतवार से या कद्दू वर्गीय पौधों से पूरे खेत में फैल सकता है और अगर यह वायरस हमारे खेत में फैल जाएगा तो फिर इससे नुकसान 100% तक हो सकता है। तो साथियों, अब हम बात करते हैं इसके प्रबंधन के बारे में। इसके प्रबंधन के लिए हमें इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट अपनाना चाहिए। जैसे कि अगर यह बीमारी हमारे खेत में फैल रही है या हम चाहते हैं कि यह हमारे खेत में ना फैले, तो इसके लिए हम अपने खेत में मल्चिंग करेंगे। मल्चिंग अर्थात जो भी पैरा होता है या पराली होता है उसे इस प्रकार से पूरे खेत में बिछा देना है। ऐसा करने से जो एफिड कीट होता है उसका मूवमेंट कम हो जाता है और वे ज़्यादा इधर उधर नहीं भागते हैं। अगर हम पैरा का उपयोग करेंगे तो इसे ऑर्गेनिक मल्च कहते हैं। इसके अलावा हम
पॉलीथीन का भी मल्च बिछा सकते हैं। मल्चिंग करने से यह बीमारी कम आती है। हमें हमेशा वायरस फ्री पौधे को खरीदना चाहिए या फिर वायरस फ्री पौधा उगाना चाहिए, क्योंकि अगर एक भी पौधा संक्रमित होगा तो यह हमारे खेत में बहुत ही जल्दी फैलेगा। इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि हमारा पौधा वायरस रहित होना चाहिए। हमें हमेशा अपनी खेत की साफ सफाई रखनी चाहिए। खेत में पपीता लगाने से पहले हमें गहरी जुताई करनी है और जितने भी पुराने फसल हैं, जैसे कि कद्दू वर्गीय फसल या फिर घास या पुराने पपीते के पेड़, इन सब को उखाड़ के फेंक देना है। उसके बाद ही हमें नए पौधे लगाने हैं। और जैसे ही हमें बीमार पौधे दिखाई देते हैं, उसे उखाड़ कर खेत से बाहर ले जाकर गड्ढा खोदकर उसे दबा देना है, ताकि यह वायरस उस पौधे से और पौधों में ना फैल सके। पपीते की खेती के दौरान हमें ध्यान रखना है कि खाद और उर्वरक की कमी ना हो। अगर हम सही मात्रा में खाद और उर्वरक प्रदान करेंगे तो इससे बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ती है और हमारे पौधे मजबूत बनते हैं। हमें हमारे पपीते के खेत के किनारे किनारे में बॉर्डर क्रॉप लगाना चाहिए। बॉर्डर क्रॉप मतलब कि 4 से 5 लाइन ऊंचे ऊंचे पौधों को लगाना चाहिए, ताकि जो कीट हैं जिसके कारण से वायरस फैलता है वह दूसरे खेत से हमारे खेत में ना आ सके। हमें एफिड का कंट्रोल करना चाहिए और हम इसके लिए नीम तेल या फिर कोई इंसेक्टिसाइड का उपयोग कर सकते हैं। पौधों को हमेशा एक निश्चित दूरी में लगाना चाहिए। अगर ज़्यादा सघन खेती करेंगे तो कीट और इस बीमारी का प्रकोप ज़्यादा होता है। हमें फसल चक्र अपनाना चाहिए। अगर एक खेत में पपीते की खेती हुई थी तो दोबारा यहाँ पर पपीता नहीं लेना है। पपीते के अलावा हमें दूसरे फसल को लगाना चाहिए और हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पपीते के आसपास कोई भी कद्दू वर्गीय पौधा ना लगे, क्योंकि यह वायरस कद्दू वर्गीय पौधों में और पपीता दोनों में ही इन्फेक्शन करता है और वहाँ पर जीवित रहता है। पपीते की खेत के आसपास टमाटर, मिर्च और कद्दू वर्गीय पौधा नहीं लगाना है, क्योंकि ये जो वायरस होते हैं वे टमाटर, मिर्च और कद्दू वर्गीय पौधों में जीवित रहते हैं और पपीते में फिर इन्फेक्शन करते रहते हैं। हमें रेजिस्टेंट वैरायटी लगाना चाहिए, जैसे कि पुणे सिलेक्शन 3, पुणे सिलेक्शन 1। ये IARI रीजनल स्टेशन पुणे के द्वारा डेवलप किया गया है और इसके अलावा हम हरी छाप इन किस्मों का उपयोग कर सकते हैं। इन किस्मों में यह बीमारी कम आती है। तो साथियों, इस प्रकार के प्रबंधन को अपनाकर हम इस वायरस से होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। इसी प्रकार की जानकारी लेकर अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।